चले सो अब तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ना, ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। यानी इसको बनाते कैसे हैं आप दोस्त, कि हम एक नेगेटिव चार्ज ले लें और एक पॉजिटिव चार्ज ले लें। बस कंडीशन ये है ना कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और नेचर अपोजिट होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक हम -2 कूलाम ले लें तो दूसरा +2 कूलाम ले लें। तो देखो चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है ना, 2 और 2, लेकिन नेचर अपोजिट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब अगर आप दो चार्ज ऐसे ले लें जिनकी नेचर अपोजिट हो और जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उन्हें आप बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ रख दो, तो उससे जो सिस्टम फॉर्म होता है हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। डायपोल का मतलब जिसमें दो पोल हो, तो भाई एक ये नेगेटिव पोल है एक ये पॉजिटिव पोल है, तो इसलिए इसको डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो पता चला कैसे फॉर्म होता है। एक नेगेटिव चार्ज ले लो एक पॉजिटिव चार्ज ले लो और दोनों को बहुत क्लोज रख दो आप, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होनी चाहिए, तो उससे जो सिस्टम फॉर्म होगा उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप पूछें कि ये चीज बनता कहाँ पे है, तो ये एटम के अंदर होता है। आप जरा देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है अब्दुस, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब जितना न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, और इनके बीच की जो और नेचर में अपोजिट, क्योंकि न्यूक्लियस का देखो इधर देखो, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है, और इनके बीच जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, वो 10⁻⁻10 मीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। 10⁻⁻10 मीटर, समझ रहे हो, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। तो यानी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है ना, ये आपस में क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल पूछें तो ये एग्जाम्पल है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जो सिस्टम बनाते हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, तो सिंपल ये मैंने बता दिया कि डायपोल कैसे फॉर्म होते हैं, कि नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज और दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर लिख दो। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जो चीज एक्सप्लेन करती है ना, वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको P से लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसको लिखते हैं P वेक्टर से, P से, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू 2L। मतलब भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल होते हैं ना, तो एक चार्ज ले लो और उसके चार्ज को इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2L उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड है ना वो आपको मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, सो डायरेक्शन ऑफ P जो होगा ना वो क्या होगा, इज ऑलवेज फ्रॉम -q चार्ज -q2 + q। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है अब वो नेगेटिव चार्ज से, यानी ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। दूसरी चीज इसकी यूनिट क्या होगी, जरा फार्मूला देख के यूनिट बताओ भाई। तो यूनिट ऑफ पी क्या हो जाएगा, भाई ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, और 2L क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस ना, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर। इसका मतलब
जो डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी वो कूलाम मीटर होगी। और इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन तो इजी है भैया, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? 80, और 2l डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन l। तो सिंपल जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका डायमेंशन हो गया ALT। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ आया? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है, ध्यान रखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक सिस्टम है जो दो अपोजिट नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस से मिलके फॉर्म होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना P, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सप्लेन करती है। कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी है। बताएं, इतनी चीज समझ आ गई? क्यों अब्दुल? अगर मैं क्वेश्चन यहां पर एक शॉर्ट कराऊं तो मान लेते हैं एक 2 कूलाम का चार्ज है, -2 कूलाम को, और यहां पर एक, और यहां पर इसको मैं 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दूं, तो इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। दो चार्जेस है, -2 कूलाम +2 कूलाम, मैंने एक डायपोल फॉर्म किया है, इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? P का फार्मूला क्या होता है जरा देखो, Q, तो Q किसी एक का ले लो, तो Q कितना है? 2 इंटू, देखो साइन से मतलब नहीं है, माइनस प्लस में नहीं जाना, सिर्फ ये जो Q है ना सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो 2 इंटू 2l क्या है? 2l क्या होता था? इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो यहां चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना? 2, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो कितना गया? 4 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, या आप कह सकते हो 4 सेंटीमीटर, सॉरी कूलाम मीटर। तो डायपोल की वैल्यू कितनी आ गई? 4 कूलाम मीटर। ये इस डायपोल सिस्टम का डायपोल मोमेंट 4 कूलाम मीटर आ गया। सिंपल क्या था? क्यू, क्यू कितना है? 2, तो 2 रख दिया, और जो दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दिया। तो सिंपल है सॉल्व करना इसको। बताएं, इतनी बात समझ आ गई? तो इलेक्ट्रिक डायपोल समझ आ गया ना? क्या हुआ? इसलिए कि वो 2 सेंटीमीटर था ना, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये 2 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल समझ गए कि कैसे फॉर्म होता है, तो अब हम मान लो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अब जब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को कहीं पर रखेंगे तो उस डायपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। आपने पढ़ा है कि जब कोई सिंगल चार्ज कहीं पर प्लेट होता है तो उसके अराउंड क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो भाई जब जब कोई ऐसा सिस्टम जो दो चार्जेस से मिलकर फॉर्म होगा, जब उसको आप कहीं पर रखोगे तो उसके अराउंड भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। तो अब हमारा टास्क क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग, अगला हेडिंग क्या है भाई हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल at an axial position। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पोजिशन। तो हमने क्या किया? यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया। अब हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको 2l सपोज करते हैं। अब सपोज करते हैं एक्सियल पोजीशन का क्या मतलब, कि हम इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ना वो इसकी एक्सिस पर होगा। इसकी एक्सिस का मतलब
ये जो लाइन मीट कर रही है दोनों चार्जेस का, इसी लाइन पर कहीं पॉइंट होगा। तो मैं मान लेता हूं वो पॉइंट यहां पर है, और इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो अब दोस्त क्या होगा, तो एक बात बताओ, इस माइनस क्यू की वजह से यहां पर P पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले तो सपोज कर लेते हैं ये डायपोल का मिड पॉइंट है। इस डायपोल के मिड पॉइंट से जो P पॉइंट है ना उसकी डिस्टेंस R है, मैंने ये सपोज कर लिया। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर जाएगी अब्दुस। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो चार्ज के टूवर्ड्स होती है, यानी नेगेटिव ये है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगी, इसकी तरफ। इसी तरह ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे द चार्ज होती है। जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मेरी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी किसी पॉइंट पर वो मुझसे अवे होगी, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूं तो मेरी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मेरी तरफ होगी, टुवर्ड्स टुवर्ड्स मी। ये दिखाइए, ये मैंने लिखाया था ना पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q एट पॉइंट P इज, क्या मतलब, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो फार्मूला क्या होगा, 1/, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है दोस्त, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मैंने करवाया था 1/4πε0 Q/r², यही था ना। तो अब क्या होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4πε0 Q/r²। अब नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस है कितनी, तो जरा देखो, इस मिड मिड डायपोल के मिड पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस हमने R कंसीडर की है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से P पॉइंट की डिस्टेंस R प्लस L होगा। कैसे, क्योंकि इतनी डिस्टेंस 2L है, तो इतना क्या होगा भाई, ये ओवरऑल डिस्टेंस 2L है ना, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा L, और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा L। तो ये जो पूरी डिस्टेंस माइनस Q से P पॉइंट की होगी ना वो होगी R प्लस L, और R स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, E1 की टूवर्ड्स टूवर्ड्स माइनस Q, तो क्या लिखोगे, टूवर्ड्स माइनस Q। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट P। क्या मतलब, अब इस प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिंपल लगा दो फार्मूला भाई, सिंपल सा फार्मूला एक, तो वो E2 है ना भाई, प्लस Q की वजह से जो चार्ज था P पर उसको मैंने E2 से रिप्रेजेंट किया, मतलब E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान, अब जरा अब तो देखो प्लस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये इतना R है, इतनी डिस्टेंस L है, तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, R में से L को माइनस कर दो तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना ये R माइनस L होगी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। और इस E2 की डायरेक्शन किधर है भाई, इधर की तरफ, मतलब प्लस Q चार्ज से अवे, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे अवे फ्रॉम प्लस Q, ठीक है, ये हो गया। हाँ हाँ, क्या चीज क्या चीज,
ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन की चीज है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। ये डेरिवेशन है, ये इसी हेडिंग के साथ आएगी। और फिर आपको ये, हाँ ये डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो डेरिवेशन है वो आप मुझे सेंड कर दो, मैं उसको करवा दूं। बहरहाल सिलेबस यही है, आएगा यहीं से। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, कहने का मतलब अब्दुस, E1 क्या है, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर है। ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू प्लस Q एट P पॉइंट है। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 माइनस E1। कैसे भाई, क्योंकि जब दो वेक्टर देखें E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो सब्ट्रैक्ट होके आता है, वो माइनस होके आता है। तो यहां पर E1 E2 क्या थे, डायरेक्शन जरा देखो, E2 उधर है, E1 इधर है। तो जहां जो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे आएगा, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट होके आएगा। अब E2, अब किसको किससे, तो ध्यान रखो E2 को आप पहले रखोगे, यानी E2 से E1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि जो वेक्टर बड़ा होगा उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर वाले वेक्टर को। तो कौन सा वेक्टर है जरा देखो, कौन सा बड़ा है, E2 ग्रेटर है ना। कैसे पता, देखो E1 और E2 में जरा देखो, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसके बाद पास भी क्यू चार्ज है, इसके पास भी क्यू चार्ज है, लेकिन इसकी डिस्टेंस लेस है इससे, क्योंकि यहां डिस्टेंस r प्लस एल है, प्लस होके आ रही ना, यहां डिस्टेंस r माइनस एल है, मतलब ये डिस्टेंस लेस है। और जब डिस्टेंस लेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का ना। तो जिसका डिस्टेंस लेस होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो इसका डिस्टेंस लेस है, r माइनस एल है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा। तो आप E2 में से E1 को माइनस करोगे, E1 में से E2 को नहीं, ध्यान रखिएगा। अब वैल्यूज रख दो सारे, तो E2 की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q अपान r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन है 1/4πε0 r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। आप मुझे, ये हो गया। अब तो मुझे वो सिलेबस भेजिएगा कि कितना आएगा टेस्ट में। ओके, देखो अब जरा देखो Q अपान 4πε0 इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है, तो Q अपान 4πε0 हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई। तो E इक्वल टू कितना आ गया, Q अपान 4πε0। अब यहाँ क्या है, नीचे 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, तो क्या होगा, r माइनस एल और r प्लस एल एलसीएम हो गया, r माइनस एल और r प्लस एल। ठीक, तो अब जरा कॉमन लो भैया, तो कैसे सॉल्व करोगे, r माइनस एल r प्लस एल कॉमन हो गया। अब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, r माइनस एल से डिवाइड करो इसको, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r प्लस एल इधर माइनस r माइनस एल, एलसीएम लेना तो आता है ना, तो r प्लस एल, अच्छा ध्यान रखो ये स्क्वायर में है, r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर और ये r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो भाई, तो क्यू अपान 4πε0 अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा आपको, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 LR एक ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 LR, और ये आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। थोड़ी मैथमेटिक्स का यहाँ पे रोल है। इतनी पॉइंट क्लियर हो गई? चलो गुड। तो E इक्वल टू जो होगा वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 LR। अब ये निगेटिव साइन अंदर जब जाएगा ब्रैकेट के इंटर करेगा ना, तो साइन को चेंज कर देगा, तो ये माइनस यहाँ जाके माइनस आर स्क्वायर, फिर ये माइनस एल स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 LR, और यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल। तो यहां तक आप लिख लो, तो फिर मैं आगे बढ़ू। क्लियर? ओके, आप कर लो। हाँ, गुड गुड। अच्छा, बस बस मैं जरा इंक फिल कर रहा था इसमें। चल, चलो ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट अक्टूबर तक। लास्ट अक्टूबर तक मैं आपको सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 LR प्लस 2 LR ये हो गया 4 LR, और नीचे कितना आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब अब्दुस है क्या कि हम इसको क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मैं क्या, मुझे ये बताओ। अच्छा, एक चीज और, इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यों मैं अंदर इंटर कर दूं? क्या मैं 4 को 2 टू इंटू क्यू इंटू 2L लिख दूं? कोई दिक्कत? इंटू आर, ध्यान से देखो भैया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो जब दो टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम ले सकते हैं ना। और 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया। अब देखो ये 4L था, तो 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया, एक 2 को आगे कर दिया, एक 2 को मैंने L के साथ कर दिया, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है ना। तो मल्टीप्लाई में जैसे मान लो 3xy है, तो मैं किसी के साथ कर सकता हूँ मल्टीप्लाई। 3xy है तो इसको मैं x इंटू 3y भी लिख सकता हूँ, तो इसको कर सकता हूँ, अरेंज कर दिया मैंने। अब क्यों ऐसा किया? इसलिए क्योंकि आपको पता है q इंटू 2L क्या होता था, p, डायपोल मोमेंट। अब इसी लेक्चर में तो बताया। हाँ, तो इसीलिए किया, इसको अरेंज किया। तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो दरअसल ये है आपका, ये एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो भाई कैसे निकाला? इस पी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा, जिसको मैंने E1 नाम दिया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से होगा, जिसको मैंने E2 नाम दिया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर होगा ना, वो क्या होगा?
वो सब्ट्रैक्ट होके आएगा, तो क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है पी पॉइंट पर, वो कितना आ गया, इतना। बट थोड़ा हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। कैसे? मैंने क्या बताया था कि जो डायपोल जब फॉर्म होते हैं, अब दोस्त, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है डायपोल के ना, वो बहुत स्मॉल होती, बहुत ज्यादा, इतनी स्मॉल होती है कि ये जो एल एल वाली एल जो है ना, वो बहुत स्मॉल होता है आर से। तो जब एल आर से बहुत स्मॉल है, तो जाहिर सी बात है एल स्क्वायर जो है वो आर आर स्क्वायर से और ज्यादा स्मॉल होगा। अब जब एल आर से बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हम उसको नेग्लेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, क्योंकि एल इट इज वेरी मच स्मॉलर देन आर, सो जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो थोड़ा चेंज होगा। 2 पी आर, और नीचे क्या है, एल क्या है, नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, तो क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा डिनोमिनेटर में, और फिर स्क्वायर लगा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे समझो। आप समंदर जानते हो है? अब दोस्त, समंदर में से अगर एक लो थोड़ा एक 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 गिलास पानी में अगर निकाल लूं, तो आप ये मेजर करने जाओगे कि समंदर का वाटर लेवल कितना डिक्रीज हुआ है इतना पानी निकालने से? अरे कैसे कर लोगे, मुझे जरा बताओ भाई। सी जो है ना, सी समंदर, उसमें कितना ह्यूज अमाउंट में उसमें पानी होता है। अब उसमें से कोई इतना सा पानी निकाल ले हाथ से पकड़ के, और फिर जाके चेक करे कि वाटर लेवल कितना डिक्रीज हुआ सी का, तो कोई कॉमन सेंस वाली बात है? आप क्या कहोगे, भाई इतना पानी से समंदर के वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ जाएगा, नेगलेक्ट कर दो, वो जो थोड़ा सा पानी मैंने निकाला नेगलेक्ट कर दो। क्योंकि जितना पानी ऑलरेडी सी के अंदर है ना, उसके कंपैरिजन में इतना जो पानी आपने बाहर निकाला है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे। समझ रहे हो? तो हाँ, तो वो कंपैरिजन में असल में एल जीरो है नहीं, ध्यान रखो, एल जीरो नहीं है, आर के कंपैरिजन में एल बहुत स्मॉल है, इसलिए नेग्लेक्ट किया जा रहा है। समझ रहे हो? क्यों? एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं? क्या बोल रहे हो आप? अब यहाँ आर का पावर 4 है, यहाँ नहीं, बेहतर वाला ये है, यहां तक आना पड़ेगा, यहां पर आपको आना पड़ेगा, यहां पर एक आर ऊपर है, यहां पर आर का पावर 4 है, तो ये आपने बात कह दी ना। हाँ, सिंस एल इज स्मॉलर, मच स्मॉलर देन आर, सो एल स्क्वायर इज और मच स्मॉलर हो जाएगा, और ज्यादा स्मॉलर हो जाएगा आर स्क्वायर से। अब जैसे आपने ये पॉइंट लिखा ना कि एल इज स्मॉलर 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 देन आर, तो वो समझ जाएगा कि भाई चूंकि बहुत स्मॉल है, तो हाँ, उसने उसको क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। तो ये पूरी लैंग्वेज है, ये जो मैंने लिखा है ये पूरी एक लैंग्वेज है, एग्जामिनर इस चीज को समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। सो ये आ गया, ये जो आपका मतलब एक्चुअल जो रिजल्ट आया अच्छा वाला, वो ये है। अब यहां पर जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसा रिलेटेड है, इनवर्स रिलेटेड है ना, इनवर्सली रिलेटेड है ना, जरा देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब अब्दुस ये इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल से जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो पॉइंट डायपोल से जितना अवे होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही लेस होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है आर का। भाई आर क्या था, डायपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस थी जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हो। इसका मतलब डायपोल, मान लो डायपोल ये है, ये डायपोल है, अब इस डायपोल के जितना पास रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे इस डायपोल से अवे जाते जाओगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप अवे जाओगे ना, आर इंक्रीज होगी ना, और आर इंक्रीज होगी तो ई डिक्रीज होगी। यानी क्लोजर टू डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अब ये यानी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक E2 इधर था भैया, E1 इधर था। अब सवाल ये E1 और E2 का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया पी पर वो कितना है, ये उसका एक्सप्रेशन ये आ गया। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? तो हमेशा आप दोस्त ये बात ध्यान रखो, जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा माइनस होके आता है सबट्रैक्ट करके, वो मैंने अभी किया। और जो उन दोनों का नेट रिजल्टेंट नेट आता है ना, वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ होता है। आप ऐसे समझो, आप मुझे इधर से 20 न्यूटन के फोर्स से मुझे इस हैंड को पकड़ के उधर खींच रहे हो आप, और अहमद जो है वो 10 न्यूटन फोर्स से मुझे इस तरफ खींच रहे हैं, तो मैं किधर मूव करूंगा? जिधर 20 अप्लाई हो रहा है ना। क्या मतलब, जो नेट फोर्स लग रहा है वो हाँ, तो हमेशा याद रखो जो नेट वेक्टर होता है ना, वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो ग्रेटर वेक्टर कौन था? E2 ग्रेटर था ना, पूरे डेरिवेशन में देखोगे तो E2 ग्रेटर। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी? E2 की तरफ। तो आप ये बात जरूर लिखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ E जो होगा ना, अब E2 की डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू। जरा देखो, E2 की डायरेक्शन उधर है ना, इसका मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। तो आप लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। या आप ऐसे, या और, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? वो भी तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज is in the direction of P। P का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डायरेक्शन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन आप बता सकते हो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा, या आप ऐसे भी बता सकते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। तो भाई आपके ई की भी डायरेक्शन तो माइनस क्यू से प्लस क्यू है। तो आप इस तरह से इसके डायरेक्शन बता सकते हो। बाकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का पी पॉइंट पर, वो इस फार्मूले से। ये था पूरा कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करें। बस इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वाटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब समझ आया आपको? एक्सियल पोजीशन का मतलब डायपोल, डायपोल की एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे वो डायपोल की एक्सिस पर होगा। जैसे ये डायपोल की लाइन है, तो या तो वो पॉइंट इधर की तरफ हो या इस तरफ हो, यानी अप या डाउन नहीं हो सकता। एक्सियल का मतलब डायपोल की लाइन में ही होगा। परपेंडिकुलर। अभी आप देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वाटोरियल पोजीशन। और ये समझ लो ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इक्वाटोरियल पोजीशन का क्या मतलब है? तो अब दोस्त ये है एक नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, मैंने डायपोल फॉर्म कर दिया। अब इक्वाटोरियल पोजीशन का मतलब डायपोल के मिड पॉइंट से क्या करेंगे? डायपोल के मिड पॉइंट से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर यहां पर पॉइंट हमने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस डायपोल की वजह से।
अब जरा देखो ये इस बार पॉइंट कहां पर है, परपेंडिकुलर है डायपोल के, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसको ये भी कहते हैं नॉन एक्सियल, कभी कभी कहते हैं नॉन एक्सियल, यानी जो एक्सियल पोजीशन पर ना हो, तो नॉन एक्सियल भी कह सकता है, इक्वेटोरियल पोजीशन भी कह सकता है। तो डायपोल की डिस्टेंस आपको पता है ओवरऑल 2l होती है, तो इतनी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा l और ये भी हो जाएगा l, क्योंकि टोटल 2l है ना, तो ये l ये l, और ये डिस्टेंस r होती है। डायपोल के मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है वहां की डिस्टेंस हम r कंसीडर करते हैं। अब अब क्या निकालना है हमको, इस माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, तो इसको मिला दो। इसी तरह इस प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मीट कर दो। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, तो कितना आएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही तो आएगा, और ये डिस्टेंस भी वही आएगा। पता चला कैसे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल लगा दो भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, जरा देखो मैं इसको कट कर रहा हूं, ये पी पॉइंट था, ये ओ पॉइंट है, और ये यहां पर नेगेटिव चार्ज था। तो जरा देखो अब दूसरी ये वाला, ये ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना, ये डिस्टेंस आर है, ये एल है, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हो, बेस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। तो यही डिस्टेंस तो होगा, यानी माइनस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस ये होगी, और प्लस क्यू से भी यही डिस्टेंस होगी। कितना समझ आ गया, ओके। अब यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स होती है ना, टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी E1, ये क्योंकि माइनस क्यू इधर है तो टुवर्ड्स होगा, और इस प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर डायरेक्शन अवे होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड डायरेक्शन अवे जाती है। अब E1 और E2 क्या है, जरा देखो अब इस बार कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, यानी पिछली बार जस्ट अपोजिट थे E1 और E2, और इस बार जस्ट अपोजिट नहीं है, कुछ एंगल फॉर्म करते हैं। यानी मान लो E1 इधर जा रहा है तो E2 ऐसे जा रहा है, ऐसे E1 E2 कुछ एंगल पर। तो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकलेगा पी पॉइंट पर, वो थोड़ा अलग तरीके का होगा। अब ये मैं फिगर थोड़ा तोड़ रहा हूं यहाँ पर, ये जो पी पॉइंट पर फिगर बना है, अब जो मैं इसको थोड़ा, ये पी पॉइंट है आपका, आपकी जो E2 है, आपकी जो E1 है, इधर इस उसकी डायरेक्शन इधर है, और जो E2 है उसकी डायरेक्शन ये जा रही है, और इनके बीच एंगल थीटा है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई वेक्टर कुछ एंगल पर होता है ना, तो उसके कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसे, अब तो से ग्राफ पढ़े हो, इस तरह के ग्राफ का क्या मतलब है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, मान लो कोई बॉडी ऐसे मोशन कर रही है, किसी बॉडी का ये क्या है, ग्राफ है, कोई बॉडी ऐसे जा रही है, इसका क्या मतलब है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पर बॉडी ने एक्स एक्सिस पर कुछ कवर किया कि नहीं, और साथ ही साथ वाई एक्सिस पर भी कुछ कवर किया है ना। इसी तरह जब यहां पे पहुंची, तो इसने एक्स एक्सिस पर इतना कवर कर लिया, वाई एक्सिस पर इतना कवर कर लिया। क्या मतलब, ये कुछ एंगल पर जा रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मोशन है वो दोनों एक्सिस पर है ना, थोड़ा एक्स एक्सिस पर भी बॉडी मूव कर रही है, थोड़ी वाई एक्सिस पर भी मूव कर रही है। इसी तरह यहां पर ये E2 एंगल पर है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट क्या होगा, ये E2 ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड, तो इस E2 का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको बोला जाएगा E2 साइन थीटा, और इस E2 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको क्या बोलेंगे, E1 cos थीटा। ध्यान रखो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन के साथ आता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कॉस के साथ आता है।
इसी तरह अब्दुस ये जो E1 वेक्टर है जो कि डाउनवर्ड लग रहा है थोड़ा, उसका उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, बट ये डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या होगा? E1 साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ही जाएगा, E1 कॉस थीटा। बताओ ये कंपोनेंट ब्रेक वाला समझ आए? थोड़ा यहाँ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखो। अगर कोई वेक्टर कुछ एंगल पर है, जैसे ऐसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से उसके कुछ वेक्टर एंगल पर है, तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। हमेशा कोई भी वेक्टर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फोर्स हो, डायपोल हो, कुछ कोई भी वेक्टर हो, अगर वो कुछ एंगल पर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कुछ एंगल पर था ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह ये E1 डाउनवर्ड था, तो इसका एक वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां पर ये फिगर थोड़ा समझना है, बाकी डेरिवेशन के अंदर कुछ नहीं। ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को मैंने यहां तोड़ के मैंने ग्राफ को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या होने जा रहा है। बताओ ये समझ आया कि नहीं? अब थोड़ी मैथमेटिक्स का रोल है इसमें, वेक्टर का। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आ गया, मतलब बात खत्म। चलो अब जरा ये जो E1 E2 है ना, जरा हम इसके मैग्नेटिक डायरेक्शन तो पता है, E1 E2 का बस का मैग्नीट्यूड तो पता चले। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P इज, यानी इस माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर ना। अब माइनस क्यू से P की डिस्टेंस कितनी है? वो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि फार्मूले में आर स्क्वायर है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो फाइनली क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स माइनस क्यू, टूवर्ड्स माइनस क्यू। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P इज, इस प्लस क्यू की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? उसको E2 से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान डिस्टेंस की, प्लस क्यू से P की डिस्टेंस क्या है? पहले वाली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? E2 की अवे है ना, प्लस क्यू से अवे है ना, तो क्या लिखोगे? अवे फ्रॉम प्लस क्यू। बताओ अब तो यहां तक क्लियर हो गई क्या मैं कर रहा हूं? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 ठीक है। ये E1 जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की है वो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू की वजह से है, और E2 जो है वो प्लस क्यू की। हालांकि वो नाम है, आप डिफर कर सकते हो, आप एक्सचेंज कर सकते हो, नाम किसी का कुछ भी रख सकते हो। मैंने E1 लिया है क्योंकि माइनस क्यू के लिए, और प्लस क्यू के लिए E2।
अब जरा आप देखो, सब बात यह है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 4 कंपोनेंट हैं। जरा देखो, इस पी पॉइंट पर एक E1 साइन थीटा है जो एक्ट कर रहा है, एक E2 साइन थीटा है, एक E1 कॉस थीटा है, एक E2 कॉस थीटा है। तो अब सवाल ये है, लेकिन जरा देखो, अच्छा अब तो वो मैंने रफ कर दिया, बट आप जरा देखो E1 और E2 के क्या मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम नहीं थे? मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, E1 की वैल्यू आ गई थी 1/4πε0 Q/r² + L², यही तो आया था। और E2 की वैल्यू भी एग्जैक्ट यही आई थी, Q/r² + L²। क्यों दोस्त, अभी जो मैं यहाँ लिखाया था यही तो था। इसका मतलब क्या है कि E1 और E2 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना, क्योंकि E1 क्या है, E2 के इक्वल है ना मैग्नीट्यूड में। सो E1 साइन थीटा क्योंकि E1 इक्वल टू है E1 E2 के कि नहीं, जरा देखो मैग्नीट्यूड में। सो होगा होगा क्या, अच्छा अब दोस्त एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे इधर 20 न्यूटन फोर्स से खींच रहे, पुल कर रहे हो उस तरफ, अहमद 20 न्यूटन से इधर पुल कर रहे हैं, मैं किधर जाऊंगा? एक 20 इधर अप्लाई हो रहा है, एक 20 इधर अप्लाई हो रहा है फोर्स, मैं तो वहीं रहूंगा जहां पे हूं। क्यों? क्योंकि 20 न्यूटन इधर अप्लाई हुआ, 20 न्यूटन इधर, मतलब दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमेशा याद रखो, जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, तो हमेशा वो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब जरा देखो, क्या E1 साइन थीटा भाई E1 E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है? इसका मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो अब जरा देखो, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है और सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं P पर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब इस इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अहमद अब्दुस, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का होगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे। लेकिन E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। सो अब यहां थोड़ी लैंग्वेज रखनी पड़ेगी। सो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा will cancel to each other. So net electric field, at point P is only due to the contribution of E1 cos theta and E2 cos theta। यानी अब चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन होगा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ये सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। सो क्या लिखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज क्या हो जाएगा, E नेट बराबर क्या हो जाएगा, आप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐड होके आता है। अब जरा देखो E1 E2 क्या है भाई, जरा देखो E1 E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना, जरा देखो, तो हम इनको एक सिंपल नाम दे देते हैं ना, E। भाई जब दोनों के E1 E2 के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो नाम सेम रख देते हैं।
हम नाम अलग कब रखते हैं? तब जब दो डिफरेंट चीजें होती है ना। अगर सेम हो गए दोनों तो फिर नाम सेम रख देते हैं। तो ई नेट क्या आ गया? ई कॉस E1 के प्लेस पर ई कॉस थीटा प्लस E2 की जगह ई कॉस थीटा। भाई E1 E2 के प्लेस पे ई रख दिया। तो ई नेट कितना आ गया? तो ये आ गया 2 ई कॉस थीटा। तो ई नेट कितना आ गया? 2। और ई की वैल्यू कितनी आई थी जरा देखो। E1 E2 किसके बराबर है? ई के ना। तो E1 तो वैल्यू कितनी रखोगे ई की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई की वैल्यू मैंने यहाँ ये पुट कर दी और कॉस थीटा आप यहां से पुट कर दो। मुझे बताओ अब दोस्त, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनना है? जरा देखो पी ओ ये वाला, ये या ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये वाला। ये नहीं, चलो मैं लिखे दे रहा हूँ, ये वाला मैं कट कर रहा हूँ, जरा देखो। हाँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये देखो, ये वाला, ये पी पॉइंट था, ये ओ पॉइंट है ये वाला, और ये माइनस क्यू वाला है। ये डिस्टेंस एल है, ये क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो भैया कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? तो बेस एल है और हाइपोटेनियस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। बताओ यहां तक समझ आ गया आपको? क्यों अब्दुस, यहां तक क्लियर? चलो, तो अब फाइनल हम पहुंच जाते हैं यहां पर। अब जरा देखो इसको थोड़ा मैं, तो ई नेट कितना आ गया भैया? अब ये 2QL एक साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन मैंने इधर लिख दिया, और ये जो 2QL है उसको एक साथ लिख दिया, अरेंज कर दिया मतलब, 2QL को एक साथ लिख दिया। और अब्दुस ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो क्या रूट हाफ के इक्वल नहीं होता? तो रूट के प्लेस पे मैंने 1/2 लिख दिया, क्योंकि हमेशा याद रखो जो रूट की वैल्यू होती है ना, वो 1/2 के इक्वल होती है। तो ये रूट लिखा था मैंने, रूट के प्लेस पे 1/2 रख दिया। क्यों रख दिया अभी आपको समझ आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब 2QL की वैल्यू P के बराबर होती है। मैंने बताया था डायपोल मोमेंट क्या होता है, 2QL के इक्वल ना, तो मैंने 2QL के प्लेस पे P रख दिया। अब जरा देखो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ है। तो जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर ऐड हो जाती है, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख दिया, पावर ऐड कर दो, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। हाँ 1 प्लस, नहीं नहीं नहीं, 1 प्लस हाफ ऐड करो भाई। 1 प्लस हाफ कैसे करो? 2 एलसीएम, 1, तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 3 1 ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। क्या चीज? कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, करने लग जाएगा, डोंट वरी। अरे बीश, क्या चीज? बस अब वही लास्ट वाला। हाँ एक अभी है, वही चीज। एल क्या है? आर से स्मॉल है, तो एल स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर से और स्मॉल हो जाएगा। तो क्या करो, एल को नेग्लेक्ट कर दो। तो जब एल को नेग्लेक्ट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान
आर स्क्वायर एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, होल का पावर 3/2 है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये आ गया। यानी ई नेट क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, आर क्यूब के। तो ये फाइनल आंसर है अच्छा वाला। अदरवाइज आप यहां भी छोड़ सकते हो, बट ये ज्यादा बेहतर है यहां तक। ओके, चलें बस 2-3 मिनट और है, थोड़ा चीज और बता दें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। बस मैं कह रहा हूं कि बस 4-5 मिनट और क्लास चलेगी, ये कंप्लीट हो गया सारा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आ गया आप दोस्त। यानी इस पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर दो वेक्टर यहां पर, ये जरा देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन किसका था? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का ना। तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। भाई जब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, यानी दो लोग मुझे एक हैंड पकड़ के मुझे उधर कोई पुश कर रहा है और कोई इधर इस हैंड को पकड़ के, यानी दोनों हाथ को मेरे दो लोग उधर खींच रहे हैं, तो मेरा मोशन भी तो उधर ही होगा। यानी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी तो उधर ही जाएगी। तो जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो दोनों वेक्टर इधर लग रहे हैं ना, तो इनका रिजल्टेंट किधर से जाएगा? ये E1 इधर था, E2 इधर, तो रिजल्टेंट ये जाएगा बीच से। अब इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे लिखोगे? ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, तो डायरेक्शन के बारे में क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम +q टू -q। जरा देखो, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, यानी ऐसा लग रहा है +q से -q की तरफ आ रहा है। तो क्या लिखोगे डायरेक्शन? सो डायरेक्शन ऑफ E net is -q टू, सॉरी, +q टू -q। ऐसे भी लिख सकते हो भैया, या आप ऐसे लिख सकते हो, और या लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज अपोजिट। किसके अपोजिट? अपोजिट आर एंटी पैरेलल। एंटी अपोजिट आर, देखो अपोजिट को ही एंटी पैरेलल बोलते हैं, ध्यान रखो। तो किसके अपोजिट? टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किसके अपोजिट भैया? पी के, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। कैसे पता? क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसकी डायरेक्शन इधर से है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप ये लिख सकते हो ना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट आर एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे चाहो आप लिख दो। ओके, ओ, अब जरा एक चीज लास्ट में आप देख लो। अभी जो मैंने एक्सियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, अब तो एक्सियल पोजीशन पर वो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ आया था ना। और जो मैंने अभी निकाली है इक्वाटोरियल पोजीशन पर, इक्वाटोरियल पर जो आया है वो आया था, वो आया है अभी 1/4 पाई p/r³। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वाटोरियल? फार्मूला देख के जरा देखो, मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? यानी देखो, हाँ, जो ई एक्सियल होगा वो क्या है भाई? इस पूरे की वैल्यू, ये जरा देखो, ये इतनी वैल्यू जो है ये पूरी इक्वाटोरियल की है कि नहीं? जरा देखो, 2 को छोड़ के ये पूरा इक्वाटोरियल का है कि नहीं? जरा देखो, 1/4 पाई p/r³। तो भैया इस पूरी वैल्यू की जगह पर मैं ई इक्वाटोरियल रख दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या मतलब?
एक्सियल पोजीशन, जब आप डायपोल, मान लो ये डायपोल है, तो इसके जो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका 2 टाइम्स होगा, यानी डबल होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ग्रेटर होगी, इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे, तो एक्सियल पोजीशन पर। देखो, एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पोजीशन का 2 टाइम्स है, डबल है। तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। सो अब दिस इज होल लेक्चर। अब इसमें टॉर्क एक छोटा छोटा सा टॉपिक है, तो आप क्या करो, नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, आप मुझे न्यूमेरिकल्स या जो भी डेरिवेशन आपके पास कराए गए आप वो सारा मुझे अगर सेंड कर दो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में 10 to 15 मिनट की थियरी क्लास है, अदरवाइज हम फिर न्यूमेरिकल्स यानी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।